हेलो गाइस, दिस योर मेंटर कुनाक सिंगल। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। मैं कुनाक सिंगल अपने चैनल के ऊपर आप लोगों का स्वागत करता हूं, जो कि मेरा चैनल का नाम क्या है, रीजनिंग एंड फिजिक्स बाय कुनाक सिंगल। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने वेक्टर के 7 पार्ट पढ़ चुके हैं, यानी कि फिजिक्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। वेक्टर के 7 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद जो 10th लेवल के ऊपर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर आता है, करंट का जो चैप्टर आता है, वो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक चर्चा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक चर्चा। क्या पढ़ेंगे, बेसिक चर्चा। चर्चा मीन्स बेसिक टॉक्स, इसके ऊपर पढ़ेंगे, बेसिक चर्चा ऑन करंट। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए करंट होता क्या है। जैसा कि 8th के अंदर, 6th 7th 8th के अंदर ये आ जाता है, करंट के बारे में ये चीज़ें आ जाती है। तो करंट होती क्या है, इसके अंदर हम जो आज की वीडियो है छोटी रखेंगे। ठीक है, इसके अंदर बेसिक चीज़ें हम पता लगाएंगे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है करंट के बारे में। मेन जो सेशन हमारा कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बेसिक चर्चा करने के बाद करंट क्या होता है, देखो ये पहले जानो। करंट का हम शुरू से क्या पढ़ते हैं, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के अंदर भी हम बेसिकली इसमें कौन सा चार्ज पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कौन सा, इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये भी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन हमने इसमें क्यों लिया, प्रोटॉन क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया रेट का मतलब क्या है, एक तरीके से हम इसमें क्या लेंगे, टाइम लेंगे। यानी कि अगर मैं करंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, किससे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं करंट को, स्मॉल आई से। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि आई को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा, क्यू बाय टी से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा। ये जो क्यू है, क्यू क्या शो कर रहा है, क्यू का मतलब मेरा चार्ज है। ठीक है, और टी का मतलब मेरा क्या है, इसमें टाइम है, यानी कि कितने टाइम के अंदर कितना चार्ज जा रहा है। यानी कि इससे क्या पता लग रहा है, देखो ये वाली स्लाइड आपकी क्लियर हो गई होगी। अभी देखो उसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, साथ के साथ में इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें बताई है। ठीक है, अब इसमें क्या पता लग रहा है, देखो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू यानी कि चार्ज के। और इसी तरीके से आई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यानी कि इनडायरेक्टली वो क्यू के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि चार्ज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। और इसी तरीके से वो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर भी, यानी कि दोनों चीज़ के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अभी इसको अच्छे से समझने के लिए हम किस तरीके से समझेंगे, यानी कि चार्ज अगर ज़्यादा होगा, चार्ज अगर ज़्यादा हुआ तो करंट भी मेरा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरीके से चार्ज अगर मेरा कम हुआ तो करंट भी मेरा क्या होगा, कम होगा। इसी तरीके से टाइम अगर ज़्यादा हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये देखो डिनोमिनेटर है। और टाइम अगर मेरा कम हुआ तो करंट मेरा क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या किस तरीके से समझोगे, देखो इस तरीके से समझो इसको। ठीक है, मान लो मेरे पास एक ए है, एक पेशेंट है ये। ठीक है, ये पेशेंट मेरे पास क्या है, जिसका नाम क्या है, ए है। और इसी तरीके से मेरे पास क्या है, बी पेशेंट है। इसको अच्छे समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। क्या समझोगे, मेरे पास एक पेशेंट ए है और एक पेशेंट बी है, दोनों के दोनों क्या, दोनों के दोनों बीमार है, यानी कि दोनों के दोनों इल है। इल का मतलब बीमारी होता है। ठीक है ना। जनरली आप समझो, एग्जांपल समझो, इंग्लिश के ऊपर भी ध्यान मत दो। ठीक है, क्योंकि साइंस के अंदर इंग्लिश हमारा इतना रोल प्ले नहीं करती जितना हमारे कॉन्सेप्ट प्ले करते हैं। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझेंगे कि आई क्यू और टी का किस तरीके से रिलेशन होता है। आई एक तरीके से समझो करंट, करंट तो होता ही है वो, यानी कि एक तरीके से एनर्जी समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों के दोनों पेशेंट है और दोनों के दोनों क्या है, बीमार है। मान लेते हैं इनके क्या है, बुखार है, यानी कि इनके क्या है, फीवर है। इनके क्या है, बुखार, यानी कि क्या है, इनके फीवर है। और मेरे को इनका बुखार उतारना है, तो मैं किस तरीके से लगाऊंगा, देखो इस ए भाई साहब के मैंने एक इंजेक्शन लगाया, यानी कि इसके मैंने एक इंजेक्शन लगाया। एक इंजेक्शन मैंने इसके लगा दिया, कितने घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर मैंने कितने इंजेक्शन लगाए, ये समझो 1 आवर के अंदर मैंने इसके 2 इंजेक्शन लगा दिए, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर 2 इंजेक्शन लगा दिए। लेकिन जो बी पेशेंट है भाई साहब हमारा, बी पेशेंट के साथ मैंने क्या किया, मैंने इस बी पेशेंट के साथ में 1 मिनट में मैंने कितने इंजेक्शन लगा दिए, 10 इंजेक्शन लगा दिए, यानी कि 10 इंजेक्शन लगा दिए मैंने। दोबारा समझाता हूँ, ए पेशेंट और बी पेशेंट। ए पेशेंट के मैंने 1 घंटे के अंदर कितने इंजेक्शन लगा दिए, 2 इंजेक्शन लगाया, यानी कि 30 मिनट के टाइमिंग के अंदर। लेकिन जो हमारा बी पेशेंट है, बी पेशेंट के साथ देखो हमने क्या किया है, देखो इसमें हंसने की क्या बात है,
बी पेशेंट के अंदर 1 मिनट के अंदर हमने कितने इंजेक्शन लगा दिए? 10 इंजेक्शन लगा दिए। तो अब आप लोग मेरे को खुद बताओ कि ये जो 1 मिनट होगा, ये जो 1 मिनट होगा इस बी पेशेंट के लिए, ये क्या इसका ज़िंदगी का वो आखिरी पल होगा जो ये देख पाएगा अपनी आंखों से? आ रही है बात समझ में? यानी कि इसके अंदर तो भाई साहब को 30-30 मिनट के अंदर, चलो इतना तो हम सह लेगा, यानी कि ये 30 मिनट के अंदर एक इंजेक्शन, अगले 30 मिनट के अंदर दूसरा इंजेक्शन, ये तो इतना सह लेगा। लेकिन जो बी पेशेंट है, ये जो बी पेशेंट है, ये 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 10 इंजेक्शन, क्या ये सह लेगा? इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसको मैंने एनर्जी दी है, बी पेशेंट को मैंने एनर्जी दे दी 1 मिनट के अंदर 10 इंजेक्शन की, और इसको मैंने इसको ए वाले को मैंने एनर्जी दी है 1 घंटे के अंदर 2 इंजेक्शन की। तो ये जो एनर्जी दी है, हालांकि ठीक है आप लोग बोलोगे सर एनर्जी इसको ज़्यादा मिली है तो ये जल्दी ठीक होगा, लेकिन एक बात ये भी तो जानो कि 1 मिनट के अंदर 10 इंजेक्शन जितनी अगर मैं शक्ति दे रहा हूँ तो एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि हो सकता है ये इसको सहन ही ना कर पाए, इसको बियर ही ना कर पाए, और जबकि ये बियर कर जाएगा, क्योंकि 30 मिनट के अंदर एक इंजेक्शन लगना, अगले 30 मिनट के अंदर एक इंजेक्शन लग रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन 1 मिनट के अंदर यानी कि 60 सेकंड के अंदर, 60 सेकंड के अंदर 10 इंजेक्शन है कि हर एक 6 सेकंड के अंदर 1 2 3 4 5 6 एक इंजेक्शन, 1 2 3 4 5 6 एक इंजेक्शन, यानी कि इस तरीके से हर 6 सेकंड में मैं उसको एक इंजेक्शन लगा रहा हूँ उस बेचारे के। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं देनी किसी पेशेंट को इतने ज़्यादा, इतने कम टाइमिंग के अंदर भी इंजेक्शन नहीं लगाना कि वो वैसे मर जाए, ठीक होता होता मर जाए। तो इसके अंदर देखो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, इसके अंदर देखो इंजेक्शन का मतलब क्या समझो, चार्ज समझो, और टाइमिंग 1 घंटे है, और इसी तरीके से इसके अंदर टाइमिंग हमारा कम है और एनर्जी हमारी यानी कि चार्ज क्या एक तरीके से इंजेक्शन है, तो इसमें क्या है ज़्यादा, क्या है इंजेक्शन है, तो इसका जो करंट होगा, इसको जो एनर्जी मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, इसको मैं देखो दूसरे पेन से लिख देता हूँ, यानी कि जो बी वाले को सेकंड के अंदर कितनी इसको एनर्जी मिलेगी, 10 इंजेक्शन जितनी एनर्जी मिलेगी, यानी कि एक जो बी वाला है, यानी कि ए वाला है और बी वाला है, बी वाले को कितनी एनर्जी मिल गई, बी वाले को 10 इंजेक्शन की एनर्जी मिल गई 1 मिनट के अंदर। ठीक है, लेकिन ए पेशेंट को 2 इंजेक्शन की एनर्जी मिली है 1 घंटे के अंदर। तो कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी कौन सी ज़्यादा है, बी ज़्यादा है, यानी कि बी की एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, जो करंट जो बी का है वो ज़्यादा है किससे, आई के करंट से। तो ये कुछ इस तरीके से समझो आप लोग। ठीक है, यानी कि इससे क्या पता लगता है, इससे हमने देखो 2 चीज़ समझी, अगर मैं Q को ज़्यादा करता हूँ, Q को अगर मैं मिनिमम करता हूँ, इसी तरीके से T को मैं ज़्यादा करता हूँ और T को मैं क्या करता हूँ, कम करता हूँ। तो I फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, I तो Q और T होता है। इसको भी हम और किस तरीके से ठीक से लिख सकते हैं, जो Q और T होता है ये चार्ज यानी कि T टाइम के ऊपर अलग अलग टाइमिंग के ऊपर अलग अलग तरीके से चेंज होता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइमिंग। तो इसके अंदर देखो इस वाली पहली वाली कंडीशन, जब मैं करंट बढ़ाऊंगा यानी कि जब मैं चार्ज बढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं समझ रहा, पहले मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, चलो इसको ऐसे ही समझ लो। ठीक है, आप लोग अगर 10th के अंदर तो आप लोग अच्छे समझ जाओगे। जब मैं चार्ज को बढ़ा रहा हूँ यानी कि इसकी वैल्यू अगर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ क्योंकि, और टाइमिंग की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, टाइमिंग की वैल्यू मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाला तो इंक्रीज़ हो रहा है, ऊपर वाला मान लो ऊपर वाला ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, नीचे वाला कम इंक्रीज़ कर रहा है, तो आई की वैल्यू मेरी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाली कंडीशन के अंदर मैंने क्या किया, चार्ज की वैल्यू कम कर दी और टाइम की वैल्यू मैंने बढ़ा दी, तो इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, ये देखो जर्नली है, इसको अगर आप लोग अगर याद रखो तो ठीक है, अदरवाइज मत रखो। इसमें मैंने बेसिकली क्या बताया, देखो डायरेक्ट वाला और इनडायरेक्ट वाला फंडा क्या होता है आप लोगों को पता है अच्छे से। जो हमारे पास ये आई होता है वो dQ/dt होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, और डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, अगर चार्ज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर चार्ज कम होगा तो करंट भी कम होगा। लेकिन इस वाली कंडीशन के अंदर क्या है, अगर टाइम बढ़ेगा तो करंट कम होगा, लेकिन अगर टाइम कम होगा तो करंट हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको इस तरीके से याद रखो। ठीक है, एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें इतना कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है अगर आप लोग 10th के अंदर हो तो। ठीक है, अभी एक बात बताओ, हम हमेशा क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो करता है इन करंट के अंदर। ठीक है, इसको समझने से पहले आप लोग एक बात बताओ, मान लो मेरे पास अभी, चलो ये समझ लो आप लोग, इसके अंदर देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन हम किस तरीके से लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ही हम क्यों लेते हैं, जैसे कि हम जर्नली पढ़ते हैं किसी भी एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। हाँ, पहले इसको एक बात बताओ मेरे को, इससे पहले चार्ज कितने टाइप के होते हैं,
चार्ज कितने टाइप के होते हैं? ऑप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जो भी देख रहे हो ऑप्शन में दे रहा हूँ 3 टाइप के, ऑप्शन बी 2 टाइप के, ऑप्शन सी 4 टाइप के, ऑप्शन डी 1 टाइप का। जनरली जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 3 टाइप के, हालांकि सी और डी तो नहीं बोलेंगे, इतना तो मेरे को पता है, इतने तो आप लोग होशियार हो, इतना तो आपको बेसिक नॉलेज है। ज़्यादातर जो बच्चे बोलेंगे वो बोलेंगे 8 यानी कि 3 टाइप के। 3 टाइप के वो कौन कौन से बताएंगे? एक बताएंगे पॉजिटिव, एक बताएंगे नेगेटिव और एक बताएंगे न्यूट्रल। अभी देखो ये कन्फ्यूजन दूर हो जानी चाहिए, अगर आप लोग मेरी चीज़ पढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल का मतलब क्या है। अभी जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक रूम है, ये रूम है कोई भी, इसके अंदर आप हो, आपके पापा है, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही है। तो इस रूम के अंदर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 3 लोग हैं। अब बोलोगे सर आप कैसे पागलों वाली बात कर रहे हो, अभी तो बोले आप हो और आपके पापा है, यानी कि 2 लोग ही हैं, 2 लोग ही है ना। अब मैं बोल रहा हूँ इस रूम के अंदर कोई भी नहीं है, तो कोई भी नहीं है को मैं कोई इंक्लूड कर सकता हूँ? कोई भी नहीं है इसका मतलब क्या हो गया? 0, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो है ही नहीं, उसको मैं किस तरीके से इंक्लूड करूँ? समझ रहे हैं इस बात को? मैं इसलिए समझा रहा हूँ इसको, इसी वजह से मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया मैंने आपको कि जो रियल के अंदर जो चार्ज होते हैं ना वो होते हैं 2 होते हैं, 2 टाइप के होते हैं भाई। क्या तो कोई चीज़ होगी यानी कि पॉजिटिव होगी, क्या कोई चीज़ नेगेटिव होगी। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल यानी कि कोई भी चार्ज है ही नहीं, और जब चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? देखो मैं इसको मिनिमाइज करके और अच्छे से बता देता हूँ। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? विच इज़ नथिंग, है ना। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? विच हैव नो चार्ज। और जब भाई साहब इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है तो हम इसको चार्ज कंसिडर ही क्यों कर रहे हैं? बात आ रही है समझ? जब ये चार्ज है ही नहीं यानी कि नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जब इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो इसको हम कंसिडर क्यों करें? तो ये चीज़ अभी आपका क्लियर हो जानी चाहिए इस वीडियो के अंदर कि चार्ज हमारे पास रियल के अंदर कितने होते हैं। 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। इस वाले चैप्टर के अंदर अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो हम किसकी चर्चा करेंगे? सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की चर्चा करेंगे। न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं होता, उसका सिर्फ मास होता है, न्यूट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन का सिर्फ मास होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब चार्ज की बात अगर आती है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? पहली बात तो इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई और उसके ऊपर माइनस। इसी तरीके से जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई और उसके ऊपर प्लस। तो रियल के अंदर इन दोनों का जो चार्ज होता है वो सेम ही होता है। डिफरेंस किसका होता है? ई को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, जो वैल्यू होती है ई की वो कितनी होती है? प्लस माइनस 1.67 10⁻⁻19 कूलाम। इस प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब तो है मेरा प्रोटॉन, और नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर आप लोग से कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप कितना बताओगे? इलेक्ट्रॉन का आप चार्ज कितना बताओगे? -1.67 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है? ई माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि -1.67 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन प्रोटॉन यानी कि ई प्लस यानी कि 1.67 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अभी एक बात बताओ कि सर हमेशा हम इलेक्ट्रॉन ही क्यों लेते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं लेते? अभी एक बात समझो, कोई भी जनरल एटम के लिए एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? बीच में पॉजिटिव यानी कि इसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। और साइड में क्या होते हैं? साइड में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो रियल के अंदर, रियल में जो भाई साहब टेक प्लेस करेगा, यानी कि एक बात बताओ, अगर आप लोग अपने घर के अंदर हो, ठीक है, जब तक आप लोग अपने घर के अंदर हो तब तक आपको कोई नहीं मार सकता, बाहर वाला जो इंसान है। लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर जाओगे तो आप लोगों को मार सकता है ना। यानी कि इस तरीके से क्या समझोगे, इसके जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अपने घर से बाहर है, यानी कि ये इनका एक तरीके से घर है, ये जो क्या है ये इसका घर है, इस तरीके समझो, ठीक है। हालांकि इनके घर वगैरह तो ऑर्बिटल वगैरह ये चीज़ें होती हैं, केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। सेल्स होती हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सारे इनके घर होते हैं। लेकिन इसको क्या समझोगे, ये जो बीच वाला इसका घर है, इलेक्ट्रॉन के घर है ये, ठीक है, यानी कि घर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। अब इसका मतलब गलत मत समझ जाना कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। मैंने कंसिडर किया है कि इलेक्ट्रॉन का घर कौन सा है? न्यूक्लियस है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? ये बाहर घूम रहे हैं, यानी कि आउटसाइड टू द हाउस है, ये आउटसाइड है। तो रियल के अंदर इनकी जो किडनैपिंग होती है, ये मान लो किडनैप हो गए, तो किडनैप ये कहाँ से होंगे? ये आउटसाइड से तो होंगे, है ना। बनाएगा, अच्छा बनाएगा, वो कहाँ से बनाएगा? घर के बाहर से बनाएगा। घर के अंदर तो एक तरीके से कैसे रहेंगे ये भाई? जैसे हैं वैसे रहेंगे, इनको कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन अपने घर के अंदर रहता है तो उसको उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होती। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब बाहर रहता है, तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर रहता है तभी तो हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर, रियल के अंदर टेक प्लेस भी कौन होता है?
जो केमिकल रिएक्शन होती है वो किसके ट्रांसफर की वजह से होती है, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होती है, हम उसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तब जाके कौन फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। यानी कि इसलिए हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज भी कौन सा, इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट का मतलब भी टाइमिंग होता है, तो मैंने इधर भी लिख दिया। यानी कि आई को हम किस के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डी क्यू बाय डी टी। तो रियल के अंदर क्या होता है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज भी कौन सा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन हम इसके अंदर नहीं लेते, क्योंकि प्रोटॉन अपने घर के अंदर सुरक्षित रहता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर होता है, तो इस वजह से इसके ऊपर क्या हो जाता है, इसकी किडनैपिंग हो जाती है, यानी कि ये काम करता रहता है। तो जो काम करता है, जो फ्लो करता है, इसकी वजह से इसके अंदर एक करंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर करंट जब चलता है तब जाके इसके किसी भी चीज़ के अंदर करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, अभी और छोटी सी हम चीज़ एक डिस्कस करेंगे, वो कौन सी चीज़ है, देखो एक होता है हमारे पास कंडक्टर, ठीक है, एक हमारे पास होता है सेमीकंडक्टर, और एक हमारे पास होता है इंसुलेटर। अब बोलोगे सर कैसी कैसी बात पढ़ा रहे हो, इतनी बेसिक, हमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा। लेकिन बेटा एक बात बताओ, जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी आप लोग कैसे ठीक से पढ़ोगे। भाई इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक तभी तो बनेगा जब हमें बेसिक चीज़ें क्लियर होगी। अभी एक बात समझो, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में क्या फ़र्क होता है। कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर से करंट पास हो, यानी कि करंट कैन पास ईजिली, कैन पास। इंसुलेटर क्या होता है, करंट कैन नॉट पास, इसके अंदर से करंट कैन नॉट पास होता है। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है एट ए पर्टिकुलर कंडीशन, एट ए पर्टिकुलर कंडीशन, किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर ही करंट इसके अंदर क्या होता है, फ्लो हो पाता है। यानी कि एट ए पर्टिकुलर कंडीशन करंट फ्लोज इन इट, इसके अंदर किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर ही करंट फ्लो करता है। ये नहीं जरूरी हर बार, इसके अंदर तो हर बार फ्लो कर जाएगा करंट, ठीक है, इसके अंदर तो कभी नहीं करेगा, चाहे इसको कुछ भी कर दो, इसको पीट दो, इसको मार दो, इसकी कुछ भी कर दो, इसको नहला दो बेचारों को, तो भी नहीं करेगा। लेकिन कंडक्टर के अंदर तो हमेशा पास करेगा करंट, लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर कंडीशन आएगी, उसी के अंदर ये फ्लो कर पाएगा करंट। ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो वो जो पर्टिकुलर जो कंडीशन वगैरह होती है ना, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए बेसिक क्या है, बेसिक जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमारे इतना पता होना चाहिए कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या है। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर से करंट पास हो जाता है। सेमीकंडक्टर एट पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर से उसके अंदर पास होता है। इंसुलेटर क्या होता है, कभी भी पास इसके अंदर से नहीं होता। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अभी देखो, अभी इस तरीके समझो। अभी मेरे को एक एग्जांपल दो। मान लो मेरे पास एक स्टील रोड है, कोई भी लोहे की रोड ले लो, स्टील रोड ले लो, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर रखी हुई है। क्या ये रूम टेम्परेचर के ऊपर रखी है, कोई भी कंडीशन है, इसके साथ में कोई भी बैटरी वगैरह नहीं लगी हुई, तो इसके अंदर क्या करंट फ्लो होगा। इधर मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, डज करंट, सॉरी इसका क्वेश्चन क्या है, व्हेन वी टच दिस iron rod, when we touch this iron rod, then will we get any shock, क्या हमें कुछ करंट लगेगा। यानी कि कंडीशन क्या है, एक तरीके से when we touch this iron rod, जब हम इस आयरन रोड को टच करेंगे तो क्या हमें करंट लगेगा। या फिर ऐसे समझ लो कि आपके आसपास में कोई भी एक मेटल की रोड रखी हुई है, ठीक है, अगर उसको आप टच करते हो या फिर उसको आप उठाते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर जब आप उठाते हो तो उसको आपको करंट लगता है क्या, नहीं लगता ना। वो क्यों नहीं लगता। अभी एक बात बताओ, इस वाली कंडीशन के अंदर मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है या फिर इलेक्ट्रॉन मोशन में है। क्योंकि करंट का फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन मोशन के अंदर होते हैं, है ना, यानी कि जब चार्ज फ्लो करता है। अभी कुछ लोग क्या बोलेंगे, इस वाली जो लाइन मैंने बोली है कि करंट का फ्लो होता है जब चार्ज फ्लो करता है, यानी कि मोशन में होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं। अब इसके अंदर क्या है, करंट तो लगेगा नहीं, करंट नहीं लगेगा ना। अब कई बच्चे क्या सोचेंगे, करंट नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट के अंदर है। और तो यहीं पे हमारी बात क्या हो जाती है, यहीं पे हमारी बात हो जाती है गलत। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन रुक गया, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर रुक गया तो ये जो संसार है ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। वो क्यों खत्म हो जाएगा, देखो मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ें मैं क्लियर करता चल रहा हूँ। क्यों खत्म हो जाएगा, देखो बीच में क्या होता है, प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस, और बाहर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा इंसान है, इंसान मतलब कि ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा इंसान है जो कभी भी रेस्ट के अंदर नहीं रहता। इसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि ये पूरा का पूरा जो अपना जीवन होता है ये हमेशा की हमेशा चलता रहता है, कभी भी ये थकता नहीं है, कभी भी ये रुकता नहीं है। क्योंकि इसको एक तरीके से क्या मिला हुआ है, इसको एक तरीके से श्राप मिला हुआ है भगवान की तरफ से कि अगर तू रुकेगा तो तू खुद तो मरेगा मरेगा, प्लस में पूरे संसार का भी क्या कर देगा, खात्मा कर देगा, यानी कि उनको भी क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो इस ये जो होता है ना, ये सिर्फ इसी सर्कल के अंदर, यानी कि जो इसका पाथ है, ये जो सर्कुलर पाथ है, इसके अंदर ये क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। अगर ये थकता तो किस तरीके से होता, देखो ये न्यूक्लियस मान लेता हूँ, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरीके से क्या है, इसका पाथ है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन थकता तो ये थकने की वजह से क्या है, पहले तो मान लो इधर की साइड एक चक्कर काटता है ये पूरा, धीरे 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 इस तरीके से थकता 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 ये किस में आ जाता, ये न्यूक्लियस में आ जाता। और जैसे ही न्यूक्लियस में आता तो अंदर क्या पॉजिटिव और बाहर क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस दोनों मिलके क्या कर देते हैं, जीरो। यानी कि वो जो एटम था वो कैसा हो जाता है, एटम क्या हो जाता, कोलैप्स हो जाता। कोलैप्स मतलब एक तरीके से हम क्या बोलेंगे इसको, खत्म हो जाता है ये जो एटम था ये खत्म। अंदर वो कोई भी चीज़ नहीं है जो एटम की ना बनी हो, यानी कि एटम ही जब खत्म तो पूरी की पूरी भी क्या हो जाती है, दुनिया खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब ऐसे मत समझना कि रूम टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास अगर कोई आयरन रोड रखी है, उसके अगर हमने बैटरी वगैरह नहीं लगा रखी तो उसके करंट इसलिए नहीं लग रहा कि वो इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट के अंदर है। इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रेस्ट के अंदर नहीं है। उससे अच्छा ये समझो कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उस रोड के ऊपर, यानी कि जो रूम के अंदर जो रोड रखी हुई है आयरन की, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक रैंडम डायरेक्शन के अंदर दौड़ रहे होते हैं। यानी कि इस तरीके से मान लो ये एक तरीके से क्या मेरे पास रोड है, ठीक है, क्या मेरे एक तरीके से आयरन क्या है, ये रोड है। इसके अंदर कोई भी अभी मैंने क्या कर रखी है, बैटरी मैंने कनेक्टेड नहीं है। इधर मैं लिख देता हूँ बैटरी नॉट कनेक्टेड, बैटरी नॉट कनेक्टेड। बैटरी यानी कि एक तरीके से क्या समझोगे, सेल समझोगे, ठीक है। ये सेल जो हम हमारे रिमोट के अंदर होते हैं, ठीक है, ये जो सेल होते हैं एक तरीके से सेल समझ लो। तो इस वाली कंडीशन के अंदर क्या है, रूम के ऊपर रखी हुई है, इसके अंदर बैटरी कनेक्टेड नहीं है। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन है ये एकदम टिंगे टिंगे एकदम इत्तू इत्तू से जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही दौड़ रहे हैं इसके अंदर, तो हम इलेक्ट्रॉन को ही ड्रा करेंगे भाई। प्रोटॉन को तो ड्रा नहीं करेंगे ना, क्योंकि प्रोटॉन तो अपने घर के अंदर बैठा हुआ न्यूक्लियस के अंदर है। तो हम इसके अंदर किसको ड्रा करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे। तो रियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना किस तरीके से भाग रहे हैं, देखो इस तरीके से एकदम टेढ़े मेढ़े। मान लेते हैं यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ इस तरीके से, ये खुपाच 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 खुपाच, इस तरीके से इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। यानी कि कभी ऐसे गए, कभी ऐसे गए, कभी ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए। तो एक बात बताओ मेरे को, आप लोग 9th के अंदर आप लोग पढ़ के आए हो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पढ़े हो, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन के अंदर की बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर के ऊपर घूम रहा है, रैंडमली मूवमेंट कर रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो रियल के अंदर कितना है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है ना। यानी कि इस वाली कंडीशन के अंदर यहाँ से ये चला और इधर ये वापस आके रुक गया, तो इस वाली कंडीशन के अंदर क्या है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, जीरो है। जब इलेक्ट्रॉन का जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो उसके अंदर जो करंट होता है ना, तो करंट भी कितना हो गया, जीरो हो गया। तो क्योंकि उसने रियल में कोई चीज़ चली तो है नहीं, क्योंकि आपस के अंदर वो लड़ मर के क्या हो गए, खत्म हो गए पूरे के पूरे। यानी कि यहाँ से ये चला, इधर से ये चला और इधर ही वापस आके ये रुक गया। यानी कि इसकी नेट जो इसकी एनर्जी थी चलने की वो कितनी हो गई, जीरो। एनर्जी का मतलब ऐसे मत समझ लेना रुक गया, ये रुकने वाली बात नहीं है। इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट था, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट इस इलेक्ट्रॉन का था, ये कितना हो गया, जीरो हो गया। यानी कि इस तरीके समझो, अगर ये रूम है, ठीक है, इस रूम के अंदर मैं आपको 1 साल के लिए छोड़ जाऊँ, ठीक है, यानी कि 1 ईयर के लिए मैंने इसको आपको छोड़ गया, और 1 साल बाद आके जब मैं देखा तो आप लोग उधर ही बैठे मिलोगे, अपनी पोजीशन के ऊपर बैठे मिलोगे ना। यानी कि रियल के अंदर आपने कुछ काम किया, अगर मैं ये बोलता हूँ नहीं किया ना, इस वाली कंडीशन के अंदर आपने कुछ भी काम नहीं किया। अगर मैं 1 साल लगने के बाद देखता हूँ कि आप जहाँ पे थे उधर के उधर बैठे हुए हो, आप लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन अभी इस तरीके समझो कि ये जो रूम है इसके अंदर मैं आग लगा के चला गया, ठीक है, क्या चेक कर गया, आग लगा के चला गया। फिर मैं ऐसे बोला कि ये जो रूम है, इस रूम के अंदर मैंने आप सभी लोगों के पीछे एक मोटर बांध दी। तो जैसे मैं मोटर बांधूंगा और मैंने क्या कर दिया, 1 साल के लिए आपको क्या कर दिया, बंद कर दिया। जब मैं 1 साल बाद आके देखूंगा तो आप लोग आपस में टकराओगे, कोलिजन होगा आपका कुछ ना कुछ। यानी कि आप कुछ अच्छा कोलिजन होगा, कुछ बुरा कोलिजन होगा। अच्छा कोलिजन कौन सा, जिसके अंदर चोट ना लगे। बुरा कोलिजन कौन सा, जिसके अंदर चोट लग जाए। तो इसके अंदर क्या होगा, कोलिजन होगा। अब कोलिजन होगा तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि कुछ ना कुछ आप लोग डिस्टेंस चलोगे भी। या फिर इस तरीके समझ लो कि अगर मेरे पास ये रूम है, इसके अंदर मैंने इधर की साइड क्या लगा दी, इधर की साइड मैंने फायर लगा दी, यानी कि
एक तरीके से हीट कर दिया, इस वाली ये वाली जो दीवार थी इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो आप लोग इधर की साइड रहोगे, सारे के सारे इधर की साइड रहोगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कुछ ना कुछ डी डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। तो जब मैं 1 साल आने के बाद देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि मैं आपको छोड़ के तो इस तरीके से गया था इस रूम के अंदर, ठीक है, और पीछे से मैं क्या आग लगा गया था। तो जब आग लगाने के बाद यानी कि एक तरीके से मैंने इस रूम को क्या दे दी, एनर्जी दे दी। जब मैंने इस रूम को एनर्जी दी तो आप लोगों की जो वो कुछ जो डायरेक्शन, वो कुछ पोजीशन थी, वो पोजीशन चेंज हो गई। वो कितनी चेंज हो गई, वो इतनी चेंज हो गई। यानी कि पहले आप लोग यहाँ पे थे और अब लोग कहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो। यानी कि ये कुछ ना कुछ क्या है, ये कुछ ना कुछ आपने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। इसी तरीके से क्या किसके अंदर होता है, करंट के अंदर होता है। तो करंट के अंदर जैसे कि जब ये मान लो मेरे पास क्या रोड है और इसके अंदर मैंने क्या लगा दी, ये बैटरी लगा दी, ये एक तरीके से सेल लगा दिया। अब आपको पता है कि बड़े वाला डंडा क्या होता है, पॉजिटिव, छोटे वाला डंडा क्या होता है, नेगेटिव। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा, ठीक है। तो हम बेसिकली किसके लिए लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं। तो अगर ये समझो कि इसके अंदर छोटे 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 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है। ये अगर नेगेटिव से कनेक्टेड है तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, नेगेटिव। इसी तरीके से ये अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, रिपेल करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वाली कंडीशन के अंदर ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर भागेंगे, नेगेटिव की तरफ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, क्योंकि पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इस वाली कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर भागेगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन के अंदर भागेगा, इधर की साइड, इधर की साइड भागेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो करंट होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा अपोजिट होती है। यानी कि इधर मैं लिख देता हूं, करंट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर की साइड चल रहा है तो करंट किधर की साइड चलेगा, वो इधर की साइड चलेगा, यानी कि इस तरीके से करंट चलेगा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, देखो वो डिस्प्लेसमेंट वाली भी आपको मैं बातें बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर अब करंट जनरेट हो गया ना। अब देखो करंट जनरेट हुआ है तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने समझाई है वो क्या बातें समझाई है इसके अंदर, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था। जैसे ही मैंने इसके अंदर ये बैटरी कनेक्ट करी, बैटरी कनेक्ट करने का मतलब क्या है, उनको मैंने क्या दे दी, एक एनर्जी दे दी। तो जैसे ही मैं एनर्जी दूंगा ना, तो इस तरीके से मान लो अगर कोई वो इलेक्ट्रॉन है, वो जैसे इस तरीके से चलेगा ना, तो वो कहीं ना कहीं इतनी जगह पे आके ये रुक जाएगा। यानी कि ये इसकी इनिशियल थी, ये इसकी फाइनल थी। तो रियल के अंदर जैसे ही मैं उसको बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो उसका जो नेट पीछे वाली कंडीशन के अंदर कितना था, डिस्प्लेसमेंट 0 था। लेकिन इस वाली कंडीशन के अंदर, यानी कि ये वाली कौन सी कंडीशन थी, बैटरी इसके अंदर नहीं थी, ठीक है। अब जब इसके अंदर बैटरी है, देखो इस वाली कंडीशन में मैंने बैटरी लगाई ना, तो बैटरी लगाई तभी तो करंट फ्लो किया। तो जैसे ही मैं इसके अंदर बैटरी लगा दिया, तो बैटरी लगाने की वजह से क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हुआ। अब जब नेट डिस्प्लेसमेंट इसका 0 नहीं हुआ, यानी कि इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। और जैसे ही इसने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी इसका मतलब क्या है, वो किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। और इस वाले केस के अंदर क्या है, ये एक तरीके से हम इसको क्या मानेंगे, रेस्ट। रेस्ट का मतलब बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, रेस्ट का मतलब ऐसे मत समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट के अंदर है। इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट के अंदर आ जाएगा तो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रेस्ट का मतलब ये मत समझो कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट के अंदर है। रेस्ट का मतलब ये समझो कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसने ट्रैवल नहीं किया, यानी कि वो बार बार के अंदर आपस में एक दूसरे से टकरा के क्या हो गए, उनकी जो एनर्जी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। यानी कि वो चल तो रहे हैं रियल के अंदर, वो मोशन के अंदर तो है, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर सेंस नहीं है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि कई बच्चा होता है वो अलग अलग जगह पे, मतलब कि क्लास के अंदर कांस्टेंट नहीं बैठ पाता, कभी वो क्या करता है, कभी क्या पढ़ता है, कभी क्या पढ़ता है, कभी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ता है, तो उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अच्छी नॉलेज नहीं होती। तो इसी तरीके से ये समझो कि इलेक्ट्रॉन है, जब उसके बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो वो कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, वो पर्टिकुलर फ्लो नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसको नॉलेज भी नहीं होगी। लेकिन इसी तरीके से एक बच्चा है, वो केवल एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहा है, तो वो उसके अंदर एक शार्प हो जाएगा अच्छे तरीके से, यानी कि उस चीज के अंदर वो फ्लो करेगा। इसी तरीके से इसमें क्या कर दिया मैंने, बैटरी लगाने के बाद, यानी कि उसके जब मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, तो उसके पेरेंट्स ने उसको समझाया, टीचर ने उसको समझाया, यानी कि उसने उस टीचर और उसके पेरेंट्स ने उसको क्या दी, पॉजिटिव एनर्जी दी। तो जब उसको पॉजिटिव एनर्जी मिली तो वो एक तरीके से पढ़ने लग गया। इसी तरीके से क्या है, ये जो बैटरी है वो किसका काम कर रही है, एक एनर्जी का काम कर रही है। वो इलेक्ट्रॉन को क्या दे रही है, एक एनर्जी दे दी, तभी तो इलेक्ट्रॉन भागे है ना रियल के अंदर। अदरवाइज जब ये
बैटरी थी नहीं, तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, 0। वो पढ़ ही नहीं पा रहा था वो बच्चा, जब तक पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला और टीचर ने कुछ नहीं बोला। तो इसी तरीके से जो बैटरी है, बैटरी को हम क्या मानेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी मानेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी मानेंगे। जब इसको एनर्जी मिली तभी वो भागा, और जब वो भागा तो मोशन के अंदर आया, मोशन के अंदर आया यानी कि उसका कुछ ना कुछ फ्लो हुआ इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो हुआ तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से क्या हुआ, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ, करंट पैदा हुआ, यानी कि करंट उसके अंदर क्या हुआ, जनरेट हुआ। तो ये चीज़ें अच्छे से आ गई समझ में, जो मैंने एक एक चीज़ बताई है। यानी कि जब मैंने बैटरी लगाई तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी कि नेट उसके अंदर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, और टाइम के साथ में आ गया। यानी कि जब नेट डिस्प्लेसमेंट जब टाइम के साथ में आएगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। ये बात अच्छे से आ रही है। देखो मैं कनेक्टेड करता चल रहा हूँ एक एक चीज़ को। जब मैंने उसके साथ मैं बैटरी लगाई तो बैटरी लगाने की वजह से उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ गया, और कितने टाइम के लगाई, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो यानी कि करंट चैप्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ड्यू टू बैटरी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 नहीं होती। यानी कि उसने कितने भी टाइम के लिए ट्रैवल किया है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो 0 हो ही नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बैटरी लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 है ही नहीं। जब बैटरी लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट ही 0 नहीं है तो वेलोसिटी, एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो भी 0 के इक्वल नहीं होगी। यानी कि इस वाली केस के अंदर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो 0 नहीं होगी। जब 0 नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, फ्लो करेगा तो करंट जनरेट होगा। ये चीज़ आ गई अच्छे समझ में। तो इस वाली कंडीशन के अंदर हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये वेलोसिटी आती है, यानी कि बैटरी लगाने की वजह से जो वेलोसिटी ये जनरेट होती है नेट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने की वजह से, इस वेलोसिटी का हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी डी, और वेलोसिटी है तो ऊपर एरो हम लगाएंगे, क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम देते हैं। ये चीज़ हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऊपर हम फॉर्मूला भी पढ़ेंगे आगे, क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से ये आपस में करंट के साथ में कनेक्टेड रहती है। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब किसी भी कंडक्टर को हम, जब किसी भी कंडक्टर को, यानी कि इधर मैं लिख देता हूँ, व्हेन एवर एनी कंडक्टर इज कनेक्टेड, व्हेन एवर एनी कंडक्टर इज कनेक्टेड टू एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि बैटरी, ठीक है। जब किसी भी कंडक्टर को मैं बैटरी से जोड़ दूंगा, देन इलेक्ट्रॉन गेन्स सम नेट डिस्प्लेसमेंट फॉर द टाइमिंग, जितने टाइमिंग के लिए उसके साथ में बैटरी लगा रखी है उतने टाइमिंग के लिए, फॉर द टाइमिंग। देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेम्ड एज, यानी कि जो वेलोसिटी का नाम होता है वो क्या नाम होता है, यानी कि द क्या होता है, नेम्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट, ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर होती है, जब उसको हम किसी भी कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई अच्छे समझ में। तो अभी एक बात बताओ मेरे को, जो मैंने पहली वाली कंडीशन बताई थी, यानी कि उसके अंदर देखो डिस्प्लेसमेंट, तो उसके अंदर देखो डिस्प्लेसमेंट तो छोटा सा हमारा, यानी कि ये जो मैंने कंडीशन बताई थी ये समझो इस तरीके से, ये इनिशियल है ये फाइनल है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किससे ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। इस वाली कंडीशन जब मैंने बैटरी कनेक्टेड करी थी, यानी कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, यानी कि जब मैंने बैटरी कनेक्टेड कर रखी है। अब देखो आप लोग साथ साथ में पढ़ते चल रहे हो तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी, ये मैंने क्या क्यों शो किया है, क्योंकि ये क्या एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का मोशन शो कर रहा है जब मैंने बैटरी को कनेक्ट किया है, ठीक है, उस कंडक्टर से। तो इस वाले केस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, मैं इसको शो कर रहा हूँ इस तरीके से। ये जो वाइट वाली जो लाइन है ना, जो वाइट वाली लाइन है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसको मैं और अच्छे तरीके से शो कर देता हूँ, ठीक है। जो वाइट वाली लाइन है वो क्या है, डिस्टेंस है। और इसी तरीके से ये जो छोटा है ये जो ये है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो किससे, डिस्टेंस है वो किससे ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। तो अभी एक बात, एक इसी तरीके से मेरे को ये चीज़ बताओ आप लोग, इसके अंदर साथ साथ में स्पीड क्या होती है, स्पीड तो होती है डिस्टेंस अपॉन
टाइम, और जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस वाली कंडीशन के अंदर टाइम अगर मैं सेम लेके चलता हूँ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इस वाली कंडीशन के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है। तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो जो स्पीड जो होगी ना उसकी वो ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इस वाली कंडीशन के अंदर ये चीज़ ध्यान देना ला, ठीक है। यानी कि जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी और स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, ये चीज़ ध्यान देने ला, ठीक है। यानी कि वी एवरेज तो जीरो हमारा था भी नहीं, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा कुछ आ रहा था, तो वी एवरेज भी हमारा क्या नहीं है, जीरो नहीं है। यानी कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, और वेलोसिटी क्या होती है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया। तो रियल के अंदर स्पीड जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ज़्यादा होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, जब वो किससे कनेक्टेड होता है, बैटरी से कनेक्टेड होता है। लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू स्पीड वो कम होती है जब कोई भी कंडक्टर बैटरी से कनेक्टेड होता है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट कम ट्रैवल करता है, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करता है। तो डिस्टेंस अगर ज़्यादा ट्रैवल करेगा तो स्पीड की वैल्यू ज़्यादा आएगी, डिस्प्लेसमेंट अगर कम होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा कम आएगी। तो इसका मतलब हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, रियल के अंदर जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना किसी भी कंडक्टर के अंदर, जब वो बैटरी से कनेक्टेड होता है तो उसकी जो स्पीड वो कितनी होती है, 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड तक होती है इसकी वैल्यू। लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जब वो बैटरी से कनेक्टेड होता है कोई भी कंडक्टर, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो होती है केवल और केवल ओनली 10⁻³ टू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ ध्यान रखना। ये किस वजह से आई, क्योंकि जो नेट डिस्प्लेसमेंट था यानी कि जो वैल्यू थी वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वो किससे कम थी, डिस्टेंस से कम आई थी, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से आप लोग ध्यान दे लेना, ठीक है। यहाँ तक आ गया अच्छे समझ में। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो एवरेज वेलोसिटी हमने जो नाम दिया है रियल के अंदर, जो एवरेज वेलोसिटी जो जीरो नहीं आई थी हमारी, क्योंकि हमें वेलोसिटी के बारे में अगर जिक्र करना है तो ये जो एवरेज वेलोसिटी की जो हम टर्म लेके चल रहे हैं ना, कि उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसके अंदर जो फ्लो हुआ था, जितनी स्पीड से या जितनी वेलोसिटी से जो वो ट्रैवल कर रहा था, उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो हमारे पास वेलोसिटी आई थी उसका हम क्या नाम देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम देंगे। क्योंकि रियल के अंदर जो फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन वो इसी की वजह से फ्लो करेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर आ रहा था। ये चीज़ आप लोग ध्यान दे लेना अच्छे से, ठीक है। तो अभी एक चीज़ और मेरे को बता दो, अगर मेरे पास ये कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, आज की वीडियो बस इतना रखेंगे, लास्ट है। ये मेरे पास मान लो कोई भी कंडक्टर है और आप लोगों को पता है, और इसके अंदर n नंबर ऑफ चार्जेज हैं, यानी कि इसके अंदर क्या है, n नंबर ऑफ चार्जेज इन दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर मान लो n नंबर ऑफ चार्जेज है, और आप लोगों को पता है हर एक चार्ज के ऊपर, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो हर एक चार्ज के ऊपर ये कितना होता है, ई चार्ज होता है। यानी कि चार्ज ऑन वन चार्ज एक तरीके से लिखेंगे, है ना, चार्ज ऑन वन चार्ज लिखेंगे भाई। ई की वैल्यू क्या है, -1.67 10⁻⁻19 कूलम। तो ये क्या है, ये चार्ज है वन के ऊपर, यानी कि एक यूनिट जो चार्ज है उसके ऊपर है, यानी चार्ज ऑन यूनिट चार्ज है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर इस कंडक्टर के अंदर n नंबर ऑफ चार्ज है और एक चार्ज के ऊपर ई चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज कितने हो गए। मैं बोल रहा हूँ कि एक चीज़ मेरी 5 रुपये की आती है, 10 चीज़ कितने की आएगी, तो मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 50 की चीज़ आएगी। तो टोटल चार्ज इसके अंदर कितने आएंगे, टोटल चार्ज जो हमारे आएंगे वो उसको मैं लिखूंगा कैपिटल क्यू से, और कैपिटल क्यू क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट आएगा, यानी कि n इंटू में ई। इसके अंदर जो क्यू है ये क्या बता रहा है, हमारा क्यू जो है वो टोटल चार्ज बता रहा है इस पूरे कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है, और n हमारा क्या बता रहा है, नंबर ऑफ चार्जेज, और ई क्या बता रहा है, यूनिट चार्ज ऑन यूनिट चार्ज। यानी कि Q का मतलब क्या है, टोटल चार्ज, Q का मतलब टोटल चार्ज, N का मतलब नंबर ऑफ। अब इसके अंदर देखो नंबर ऑफ चार्ज हमने ले लिया, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज इसके अंदर क्या लेते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होता है, क्योंकि हम 3D इसके अंदर पढ़ रहे हैं, तो 3D के अंदर इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, π² होता है। अगर हम ये एक तरीके से सिलेंड्रिकल अगर हम वायर ले रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, N को हम नंबर ऑफ चार्ज तो पढ़ेंगे पूरी वॉल्यूम के अंदर,
क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं लिक्विड के अंदर हम लेते हैं तो वो कंप्लीट एक वॉल्यूम के अंदर होता है। तो इसी तरीके से ये एरिया के ऊपर थोड़ी होगा, ये इसके अंदर कंप्लीट एक वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा। तो इस वजह से नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम कितनी है उसके अंदर चार्ज कितना है, ठीक है, यानी कि n नंबर ऑफ चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर क्यूब अगर इसका वॉल्यूम है तो उसके अंदर कितने चार्ज है, n है। 2 मीटर क्यूब अगर इसका वॉल्यूम है तो उसके अंदर 2n चार्ज है। 3 मीटर क्यूब अगर इसका वॉल्यूम है तो उसके अंदर 3n चार्ज है। तो इस तरीके से समझो, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, n चार्ज है। और E क्या है, यूनिट चार्ज ऑन यूनिट चार्ज ऑन यूनिट चार्ज, चार्ज ऑन यूनिट चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, -1.67 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है। जो करंट की जो यूनिट होती है, करंट की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पेयर होती है। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से लिखते हैं, ये H नहीं आता, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दे लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई अच्छे से क्लियर। एक चीज़ जो बच गई थी, जो छोटे बच्चे, एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता, तो बैटरी और सेल में डिफरेंस क्या होता है। पहले तो सेल देख लो, सेल के अंदर केवल 2 डंडे आएंगे, ठीक है, और बैटरी के अंदर 2 से ज़्यादा डंडे आएंगे, यानी कि इस तरीके से कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जो बड़ा डंडा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। बड़े डंडे को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, छोटे डंडे को नेगेटिव बोलेंगे। ये चीज़ ध्यान लेना, यानी कि ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान लेना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीज़ अच्छे से आप लोग क्या दे लेना, ध्यान दे लेना, ठीक है। इसके अंदर कुछ अजम्पशंस वगैरह होते हैं, वो हम सारे के सारे, क्योंकि कल से हमारा जो मेन टॉपिक है करंट को फाइंड आउट करना, कि करंट किस तरीके से नंबर ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज़ें हम इसके अंदर डिफाइन वो अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो हम इतना ही रखते हैं। ये कुछ बेसिक चर्चा थी, किसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था आज, इसके अंदर हमने आज क्या पढ़ी है, बेसिक चर्चा पढ़ी है, बेसिक चर्चा पढ़ी है, किसके ऊपर, बेसिक चर्चा ऑन करंट। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, कई बच्चे बोला करते 3, तो रियल के अंदर हमने क्या पढ़ा है, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, क्योंकि जो चीज़ होती नहीं उसको तो हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, तो वो चार्ज है ही नहीं रियल के अंदर। तो 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हमने शायद पढ़ी है। बैटरी और सेल के बारे में डिफरेंस हमने पढ़ा है। तो इतना ही अच्छे से आप लोग वीडियो देख लेना। अगर चीज़ें अच्छी लगती है तो उसको क्या किया करो, शेयर किया करो, लाइक किया करो, और चैनल क्या किया हो, सब्सक्राइब किया करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में उसके साथ में एक बेल होती है, घंटा होता है, इसको दबाया कर दो, जिसकी वजह से आने वाली जो वीडियो होती है उसके बारे में आपको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि किस चीज़ के ऊपर आपकी वीडियो आ रही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए लॉकडाउन के अंदर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, चाहे किसी भी टीचर से पढ़िए, मैं ये नहीं बोलता मेरे से पढ़ो जाएंगी, जिसे पढ़ रहे हो उसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो इतनी ही। आगे जो वीडियो आएगी वो पार्ट सेकंड के ऊपर आएगी, जो हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही कंटिन्यू वीडियो आएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।